दोस्तों, अगर आपकी पहचान में कभी कोई स्कॉटलैंड गया है तो वो आपको बताएगा कि वहां बहुत सारे मिडजेस हैं और वे हाईलैंड्स में हर जगह हैं। स्कॉटिश मिज अक्सर एक सुखद कैंपिंग छुट्टी या ग्रामीण इलाकों में घूमने के विचार पर बादलों की तरह मंडराते रहते हैं। उन्होंने खुले मैदान को कई बार बर्बाद किया है और कुछ को वयस्क पुरुषों और महिलाओं की आंखों में आंसू लाने के लिए जाना जाता है। वे स्कॉटलैंड में बाहरी उद्योगों के लिए भी समस्याएं पैदा करते हैं, उत्पादकता कम करते हैं और उन लोगों के लिए खतरा पैदा करते हैं जो बाहर काम करके अपना जीवन यापन करते हैं। मिज के बिना स्कॉटलैंड पहले जैसा नहीं होता। मिड्स स्कॉटिश हाईलैंड्स की अपेक्षाकृत कम आबादी के कारणों में से एक है और जंगलों को जंगली बनाए रखने में मदद करते हैं। वे बड़े क्षेत्रों को मानवीय हस्तक्षेप से मुक्त रखने में मदद करते हैं, जैसा कि वे अन्यथा कर सकते थे। इससे भी अधिक, वे चमगादड़ जैसे कई महत्वपूर्ण जंगली प्राणियों के लिए भोजन का स्रोत हैं। इन अक्सर खूंखार छोटे जीवों को थोड़ा बेहतर ढंग से समझने के लिए आइए इन पर थोड़ा और गहराई से नजर डालें और ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इतने सारे मिड्स स्कॉटलैंड में क्यों पाए जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। मिड्स क्या है? दोस्तों, स्कॉटलैंड में मिज डिप्टेरा क्रम और उपगण नेमाटोसेरा के एक प्रकार के छोटे कीट हैं। ध्रुवों के स्थायी ठंडे रेगिस्तानों और शुष्क क्षेत्रों के स्थायी गर्म रेगिस्तानों को छोड़कर मिज पृथ्वी पर व्यवहारिक रूप से हर वातावरण में पाए जाते हैं। स्कॉटिश मिज के एक परिवार से संबंधित है जिसे सेराटोपोगोनिडे के नाम से जाना जाता है। यह काटने वाला होता है। जी हाँ, इस परिवार के अन्य सदस्यों को उत्तरी अमेरिका में नो सी उम्स के रूप में जाना जाता है और इन्हें उष्णकटिबंधीय और दुनिया में अन्य जगहों पर रोग पैदा करने वाले रोग जनकों के प्रसार के लिए वेक्टर के रूप में शामिल किया गया है। मिज कितने समय तक जीवित रहते हैं? दोस्तों, हर साल गर्मी के महीनों के दौरान मिज संभोग करते हैं और अंडे देते हैं। अंडे दलदली जमीन या जमीनी वनस्पति में दिए जाते हैं और उनसे लार्वा बनते हैं। अंडे सेने में 24 घंटे से भी कम समय लगता है। जीवन चक्र के इस चरण के बाद 4 लार्वा चरण आते हैं। लार्वा चरण के दौरान ये जीव मिट्टी की सतह परतों की जल फिल्मों में सर्वाहारी और विनाशक जीवों के रूप में रहते हैं। अंतिम लार्वा चरण फिर शीतकाल में समाप्त हो जाता है। देर से वसंत या गर्मियों की शुरुआत में, यानी जैसे जैसे दिन की लंबाई और तापमान बढ़ता है, तब एक छोटी प्यूपा अवस्था होती है जिसमें 1-2 दिन लगते हैं। इस चरण के बाद वयस्क मिज उभरेगा। काटने न देने वाले नर कभी कभी काटने वाली मादाओं से पहले निकल आते हैं। कभी कभी बाइवोल्टिनिज्म और कभी कभी तीसरी पीढ़ी भी हो जाती है। इस मामले में उत्पादन अवधि लगभग 6 सप्ताह के रूप में पहचानी जाती है। दोस्तों, आपको बता दें कि गर्मियों में संभोग के मौसम के दौरान नर संभोग के लिए एक मादा ढूंढेंगे और फिर मर जाएंगे। मादाएं रक्त भोजन की आवश्यकता के बिना अपने पहले अंडे देंगी। मिज बाइट्स। दोस्तों, आपको बता दें, मादा क्यूलकोइड्स इम्पैक्टेटस को अपने अंडे देने और प्रजाति को बनाए रखने के लिए खून से भरे पेट की आवश्यकता होती है। यह तथ्य है कि वे मनुष्यों को काटते हैं जिसने इन मच्छरों को उनकी डरावनी प्रतिष्ठा दी है। मादा मिज के मुंह के हिस्से बारीक दांतेदार मेम्बिबल्स और मैक्सिला दुआरी की तरह काम करते हैं। त्वचा को काटते हैं। फिर मिज घाव में लार छोड़ता है जो रक्त को जमने से रोकता है, जिससे खून का एक पुल बन जाता है जिस पर उसे भोजन करना पड़ता है। दोस्तों, ये भौतिक तरीका है जिससे मिज काटता है, जो उस कुख्यात दर्द का कारण बनता है जो हमें उनके द्वारा काटे जाने पर अनुभव होता है। यदि उसे बिना किसी बाधा के छोड़ दिया जाए तो एक मादा मिज वहां रहेगी और 3 से 4 मिनट तक आपका खून पीती रहेगी और औसतन 2 मिलीलीटर खून लेती रहेगी। आपको बता दें कि जब हमें मिज द्वारा काट लिया जाता है तो शरीर घाव के स्थान पर हिस्टामाइन जारी करके प्रतिक्रिया करता है। इसके काटने पर विशेष खुजली और सूजन हो जाती है। कुछ लोगों की इम्यूनिटी मजबूत होगी और काटने की जगह पर बड़ी लाल गांठें दिखेंगी, जबकि अन्य लोगों को काटने की जगह पर केवल एक छोटा लाल निशान दिखाई देगा। आपको बता दें, जिन लोगों ने स्कॉटिश हाईलैंड्स में बहुत समय बिताया है वे पहले से ही जानते होंगे कि कुछ लोग दूसरों की तुलना में मिजस के लिए अधिक आकर्षक होते हैं। कुछ लोग मच्छरों के आसपास समय बिता सकते हैं और उन्हें कुछ भी काटने का मौका मिलता है या बिल्कुल भी नहीं, जबकि अन्य लोगों को बाहर कदम रखते ही कवर किया जा सकता है। इस घटना को समझाने के लिए आहार से लेकर शरीर के प्रकार, धूम्रपान करने वाला या धूम्रपान न करने वाले होने तक बहुत सारे सिद्धांत सामने रखे गए हैं। हालांकि हाल के वर्षों में वैज्ञानिकों ने उन लोगों की जांच की है जो मिडजेस यह देखने से बचते हैं कि उनके पास क्या है
जो हम में से बाकी लोगों के पास नहीं है। ऐसा लगता है कि यह शरीर की गंध में छिपा एक विशिष्ट रसायन है जिससे मिर्च नफरत करते हैं। इस रसायन की पहचान कीटोन के रूप में की गई है। कुछ लोगों के पास तो यह प्राकृतिक मिर्च विकर्षक प्रचुर मात्रा में होता है, जबकि अन्य के पास नहीं होता। तो ऐसा माना जाता है कि यह वंशानुगत है और वैज्ञानिक जीन को अलग करने पर काम कर रहे हैं। एक दिन इनसे एक ऐसी गोली बन सकती है जो हर किसी को प्राकृतिक मिर्च रिपेलर में बदल सकती है। मिज हैबिटेट। दोस्तों, स्कॉटलैंड में कलकोइड्स इम्पैक्टेटस पश्चिमी हाईलैंड्स में सबसे अधिक संख्या में पाए जाते हैं। यहीं पर मिज के आदर्श आवास पाए जाते हैं। हालांकि कम संख्या में देश के अधिकांश हिस्सों में मिज पाए जा सकते हैं, जहां प्रजनन के लिए नम मिट्टी के क्षेत्र पाए जा सकते हैं। दोस्तों, मिज अपने अंडे नम दलदली जमीन और विशेष रूप से अम्लीय पीट मिट्टी में देना पसंद करते हैं। यही कारण है कि वे पश्चिमी हाईलैंड्स में इतनी अधिक संख्या में पाए जाते हैं। मादा मिज अपने प्रजनन स्थल के करीब ही काटती है, हालांकि उन्हें 1 किलोमीटर दूर भी पाया गया है। जबकि मिर्जेस को जब भी संभव इंसानों का खून मिलता है, वे जिस खून को पीते हैं उसका अधिकांश हिस्सा मवेशियों, भेड़ और हिरणों से आता है। इसलिए वे अक्सर उन स्थानों के करीब संख्या में बड़ी संख्या में पाए जा सकते हैं जहां ऐसे जीव पैदा किए जा सकते हैं। मिज गतिविधि और मौसमी। दोस्तों, काटने वाले मिज मई और सितंबर के बीच स्कॉटलैंड में विदेश में होते हैं। कुछ आउटलेयर अप्रैल और अक्टूबर में आसमान छूते हैं। जुलाई और अगस्त को आमतौर पर वह समय माना जाता है जब औसत वर्ष में स्कॉटलैंड में मिज सबसे खराब स्थिति में होते हैं। स्कॉटलैंड में मिज सबसे खराब स्थिति में कब होते हैं? आश्चर्यजनक रूप से गर्मियों की ऊंचाई के दौरान जब मिज सबसे खराब स्थिति में होते हैं। ये छोटे जीव वानिकी, कृषि और बाहर काम करने में समय बिताने वाले सभी लोगों के लिए एक वास्तविक बाधा बन सकते हैं। दोस्तों, वानिकी प्राधिकरण ने अनुमान लगाया है कि प्रत्येक गर्मियों में 65 वर्किंग डेज में से 20% का नुकसान मिज हमलों के कारण हो सकता है, जो मजदूरों को अपना काम करने से रोकते हैं। पर्यटन उद्योग पर वित्तीय दृष्टि से मिर्च का प्रभाव अज्ञात है, लेकिन यह स्पष्ट है कि पीक सीजन के दौरान स्कॉटलैंड के कई जंगली और खूबसूरत स्थानों से लोगों को दूर ले जाने में मिर्च की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। यह अनुमान लगाया गया है कि स्कॉटिश पर्यटन उद्योग को हर साल लगभग 268 यूरो मिलियन का नुकसान होता है, क्योंकि छुट्टियां मनाने वाले लोग मिर्च सीजन के दौरान दूर रहते हैं। कुछ लोगों के लिए बुरी खबर है, लेकिन शायद उन लोगों के लिए अच्छी खबर है जो पर्यटकों की भीड़ से परेशान हुए बिना प्रकृति में समय बिताने का आनंद लेते हैं। बचने का समय किसी दिए गए वर्ष में मौसम की स्थिति पर भी निर्भर हो सकता है। एक गर्म नर्म झरने में अक्सर मिज नंबर रॉकेट देखे जा सकते हैं। पूरे वसंत, ग्रीष्म और शुरुआती शरद ऋतु में जब मौसम आर्द्र और शांत होता है तो मिज भी बदतर होते हैं। यदि गर्मी गर्म और गीली है तो गर्मियों के अंत में और शुरुआती ठंड के मौसम में भी मिज खराब हो सकते हैं, क्योंकि अगली पीढ़ियां पैदा होती हैं। सितंबर में गर्म गीली स्थितियों के साथ ठंड का देर से आना भी मिड सीजन को लंबा खींच सकता है। दोस्तों, दिलचस्प बात तो यह है कि कठोर सर्दी का अगले सीजन में मिड संख्या पर बहुत कम या कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जब 2010 में स्कॉटलैंड में विशेष रूप से ठंड और गंभीर सर्दी थी, तो वैज्ञानिकों ने पाया कि अगली गर्मी वास्तव में मिड्स के लिए एक बम्पर वर्ष थी। लार्वा चरण में मिज जमीन के नीचे सुरक्षित रहे, लेकिन ठंड के मौसम ने मिज के चमगादड़ और पक्षियों जैसे अधिक प्राकृतिक शिकारियों को मार डाला और इसलिए मिज की संख्या अधिक थी। जब मौसम बादल रहित और शुष्क हो तो स्कॉटलैंड जाने पर आपको गंभीर मिज समस्याओं का सामना करने की बहुत कम संभावना है। जब बादलों के माध्यम से सूर्य का प्रवेश 260 W/m2 से नीचे चला जाता है तो मिड्स खेलने के लिए बाहर आते हैं, और जब यह 130 W/m2 से नीचे चला जाता है तो मिड्स समस्या स्तर तक पहुंच सकते हैं। तेज हवाएं भी मिड्स को दूर रखने में मदद कर सकती हैं, क्योंकि मिज 7 मील प्रति घंटे से अधिक की हवाओं में उड़ नहीं सकते। गर्म शुष्क जून या जुलाई की शुरुआत आगामी मिज पीढ़ियों की संभावना को कम कर सकती हैं। यदि आप कैंपिंग अवकाश की योजना बना रहे हैं या गर्मियों के महीनों के दौरान स्कॉटलैंड के मध्य क्षेत्रों में बाहर समय बिताने की योजना बना रहे हैं, तो जिस क्षेत्र में आप जा रहे हैं उसके लिए मौसम के पूर्वानुमान की जांच करने से आपको यह निर्धारित करने में मदद मिलेगी कि मध्य क्षेत्र कितने खराब होने की संभावना है। मिड्स दिन के किस समय सबसे अधिक सक्रिय होते हैं? दोस्तों, अगर आप किसी ऐसे क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं जहां आप मिड्स का सामना करने की उम्मीद करते हैं, तो ध्यान में रखने वाली बात यह है कि वे सुबह के समय, सुबह होने से ठीक पहले और शाम को सबसे अधिक सक्रिय होते हैं, क्योंकि रोशनी का स्तर गिरना शुरू हो जाता है। जबकि मिड्स दिन के किसी भी समय काटते हैं। यदि आप दिन की शुरुआत और अंत में बाहर समय बिताने से बचते हैं तो आपको काटने की संभावना कम होती है। गर्मी के महीनों के दौरान स्कॉटलैंड आने वाले पर्यटक मिज मौसम की भी जांच कर सकते हैं, जो आपको बताएगा कि किसी विशेष स्थान पर किसी दिन कितने गंभीर मिज होने की संभावना है। मिज से कैसे छुटकारा पाएं? दोस्तों, मिज से कैसे छुटकारा पाया जाए, यह सवाल एक सवाल है जिस पर वैज्ञानिक कड़ी मेहनत कर रहे हैं। उत्तर आंशिक रूप से इस बात पर निर्भर करता है कि क्या हम बड़ी तस्वीर को देख रहे हैं, स्कॉटलैंड में पूरी तरह से मिड्स की समस्या को देख रहे हैं, या सूक्ष्म स्तर पर यानी छोटे पैमाने पर मिड्स से कैसे छुटकारा पाया जाए ये देख रहे हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये वीडियो? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ नई जानकारी में।
तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिएगा।